मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है और मैं एक छोटे से मार्जिनल किसान के परिवार में पैदा हुई थी। और चूँकि उस ज़माने में एजुकेशन का इतना महत्व नहीं था, तभी भी मेरे पिताजी ने कोशिश किया कि मैं थोड़ी कम से कम 8वीं 10वीं भी पढ़ जाऊं। तो इसलिए उन्होंने मुझे उतना तो पढ़ा दिया जब तक वो रहे। और बहुत छोटे उम्र में मेरी माँ शांत हो गई थी। तो पिताजी तो यही सोचते थे कि उस ज़माने में कि थोड़ा बहुत ये पढ़ जाएगी तो नौकरी वोकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी होगी, ऐसा सोचते थे। लेकिन नौकरी वोकरी तो कोई उस ज़माने में हुआ नहीं, क्योंकि हमने जब 87-88 में मैंने जब 11th स्टैंडर्ड पास करी थी, तब उस पढ़ाई से कोई नौकरी तो संभव था नहीं। और लेकिन फिर मेरी पढ़ाई तो छूट गई, क्योंकि कॉलेज गांव में नहीं थी। जितना गांव में घर के पास स्कूल जितना था उतना हमने पढ़ लिया। बाहर भेजने की क्षमता नहीं थी मेरे पिताजी की। तो फिर वापस मैं उस पढ़ाई के बाद में मजदूरी में लग गई। तो मजदूरी करते करते मेरे को बहुत मन में आता था कि इस मजदूरी से क्या होगा। मजदूरी करना बुरा नहीं है, परंतु उसमें कोई 10 रुपया 15 रुपया मजदूरी में मिलता था। और मुझे ही नहीं पता था कि मैं इस देश के सबसे गरीब परिवार की बच्ची हूँ और इतनी गरीबी से निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं, है ना। और वो जो हमको ट्रेनिंग मिली उसमें ये सब बताते थे कि आप गरीबी को दूर करने के रास्ता बना सकते हैं, खुद बना सकते, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो मैंने कितना मेहनत लगेगा और इसमें पैसा चाहिए कि नहीं, वो सब ने मैंने नहीं सोचा। मैं तो इतना ही सोचा कि जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा लिए जो प्रोत्साहन की जो बात है वो ये है कि मेरी गरीबी ने मुझे ये काम करने के लिए कहा कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। गरीब का बच्चा ही गरीब की बात को समझ सकता है और गरीबी की बात को समझ सकता है। जैसे मैं मेरी बचपन की बात बताऊं तो हमको दिन भर में एक बार खाना मिलता था, रात को। मेरे बाप मजदूरी जाते थे, खेती थी थोड़ी सी, लेकिन उस खेती में पैसा नहीं डाल पाते थे तो वो पक नहीं पाता था, तो इसको गिरवी धर देता था मेरे बाप। और 10 रुपया की मजदूरी थी, वो 10 रुपया में 1 किलो चावल ही आता था। उस समय 6 रुपया किलो चावल था। तो 1 किलो चावल, उसी 1 किलो को हमको 2 दिन, क्योंकि कल मजदूरी मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो कभी कभी तो मिर्ची तेल तो कभी हम देख नहीं पाते थे, है ना। तो कभी कभी मिर्ची भी नहीं होती, सिर्फ नमक, सब्जी में नमक डाल के ही खाना होता था। इतनी ज़्यादा गरीबी की, और तब भी हमको पता नहीं था। तो जब हमको पता हुआ कि इतनी भी गरीबी हो सकती है तो इसके कारण क्या है, तो उस कारण को हटाने के लिए अमीर का बच्चा थोड़ी आएगा जिसने जन्मते से चांदी के प्लेट में मुँह जूठन किया है ना। वो थोड़ी आएगा, वो क्यों आएगा, उसकी क्या गरज पड़ी। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंसन है कि मैं इतनी गरीब के घर मैं जन्मी, तो मैं इस गरीबी को दूर करने के लिए कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। मेरे लिए भी, वो तो मेरे ही लिए समझ लीजिए ना, मैंने ही मेरी गरीबी को दूर करने की कोशिश की है। दूसरों के गरीबी तो मैं बाद में दूर कर पाती हूँ या नहीं कर पाई, समझ लीजिए। मैं किसका गरीबी दूर करूँगी। मैं इतना ही बता सकती हूँ कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़े तो चल रहा मैं 1 घंटा। अब मेरे 1 घंटा पढ़ाने से क्या होगा, वो तो सब सप्लीमेंट्री है। जब तक अच्छे तरीके से, बुनियादी तरीके से उसको ठीक ढंग से वो कमा खाए, ऐसी उसको सब चीज़ें नहीं मिलेगी, तब तक वो उसकी गरीबी दूर नहीं होगी। तो कुल मिला के तो मेरे को यही कहना होता है, या यही कहना पड़ता है, या मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को ही मेरी गरीबी को दूर करने के लिए मेरे को जुटे रहना पड़ रहा है। आज मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं अमीर भी नहीं हूँ, है ना। मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं उसको बेच के और बैठ के खाना ही क्यों। ये जो जन्म है, या पर अगर ठीक से सोचे तो ये जो जन्म है वो परफॉर्मेंस के लिए आया है, ना कि मलाई खाने के लिए। आप जब परफॉर्मेंस के लिए आए हैं तो आपका दायित्व तो बन जाता है कि आप भी परफॉर्म करें और सारी चीज़ को परफॉर्म करने का फुल मौका दें। वो उसमें प्रकृति भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, सब हो सकता है। सबको अपने एबिलिटी को परफॉर्म करने का हक है ना। हम सिर्फ आदमियों के हक की बात करते हैं, मनुष्य की हक की बात करते हैं। हम उसकी हक की बात क्यों नहीं करते हैं जो इन्वायरमेंट है, एक पौधा है, एक जो जीव है, एक जो पक्षी है, उसकी हक की बात हम क्यों नहीं करते। तो ये जो धीरे धीरे जो मेरे जो सोच है उसमें तब्दील हो गया है कि हम सिर्फ मनुष्य की गरीबी दूर करने की बात क्यों करते हैं।
हमको तो सबकी गरीबी दूर करने की बात करेंगे, तभी सब साथ मिलके हम जी पाएंगे। आज क्लाइमेट चेंज की बात क्यों आ गई है ना? ऐसा क्या कर दिया मनुष्य ने कि प्रकृति ने अपना रास्ता ही बदल दिया है, उसको बदलना पड़ रहा है ना? बेमौसम बारिश, बेमौसम ठंड। आज शीत गिरता है क्या? यहाँ की भाषा में झाकला बोलते हैं। झाकला गिरने से ही गेहूं और चने पक जाते थे। आज आपको 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी तक आपको गेहूं में देना पड़ता है ना? वैसी बीज भी नहीं रही। जो पहले शीत जो गिरता था उसी से पक जाता था, वो बीज भी नहीं रही। एक ही क्वालिटी मेरे पास बची है, मुंडी पीसी, वो शीत से पकने वाली फसल थी। लेकिन अभी वो शीत गिरती नहीं, तो हमको पानी, 1 आध पानी हमको देना ही पड़ता है, 2 पानी हमको देना ही पड़ता है, तब जाके उसको हम बचा पा रहे हैं, है ना? अगर हम शीत गिरेगा करके भरोसे में बैठे रहेंगे, पौधा ही मर जाएगा, बीज ही खत्म हो जाएगी, है ना? और हर साल हमको उसको रिवाइव करना होता है। तो ये स्थिति है। तो ये स्थिति के बारे में कौन चिंता करेगा? क्या एक मनुष्य भी तो प्रकृति का प्रोडक्शन है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको किसी मनुष्य ने पैदा किया है? अरे मनुष्य को तो प्रकृति ने लाया है, प्रकृति का प्रोडक्शन है। तो जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? तो इसलिए हमारी लाइफ बहुत बड़ी नहीं है, 50 साल 60 साल जिएंगे, आए हैं चले जाएंगे। लेकिन सोच ये है कि हम जितने दिन भी यहाँ हैं, हम कम से कम किसी को आहत करें, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो धरती के जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े, कुछ भी जो इस पूरे इसमें है, इन्वायरमेंट में है ना? तो ये जो बायोमास में, ये सब में है, तो ये बात है। तो यही हमारा इंस्पायरेशन है मेरे लिए, ऐसा कहना चाहिए। तो एक मनुष्य के नाते आपको मनुष्य की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो लेकिन फिर उसके बाद ऐसी एक एनजीओ के संपर्क में आई जिसका नाम प्रयोग है, वो छत्तीसगढ़ में है और आजकल वो एकता परिषद कहलाता है। उसको पीवी राजगोपाल जी चलाते हैं, उस ज़माने में भी चलाते थे, अभी भी चलाते हैं। वैसे लैंड राइट्स मतलब ज़मीन के अधिकार के ऊपर उनका विश्व स्तरीय यात्रा भी निकला था और कई बार दिल्ली तक भी उनकी कूच रही है कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिए ज़मीन पे, ऐसा करके। तो वो हमारे गुरु रहे मेरे को इस पूरे इस रास्ते में आने के लिए, कहना चाहिए। और एक मेरा गांव के पड़ोस में एक गांव का भाई था जो उस एनजीओ में काम करता था। अब एनजीओ कहते हैं, पहले समाज सेवी संस्था कहते थे। तो उस संस्था में वो काम करते थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत पढ़े लिखे लोग तो संस्थाओं में काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो पैसा कम मिलता है। तो इसलिए उसने हमको कहा कि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो यही लोग, ऐसे ही लोग इसमें काम करेंगे। और उन्होंने हमको उसमें जोड़ा और जोड़ा तो हम उसमें लग गए काम पे। हमको एक मतलब यूँ समझिए कि गांव से हम पहली बार निकले थे और हम ट्रेन में भी पहली बार चढ़े थे। तो हम उस संस्था में पहुँचे, वो तिल्दा में है वो संस्था, आज भी है, चल रहा है। सीखने का बहुत अवसर दिया हमको कि दुनिया कैसी है, दुनिया चलती कैसी है और गवर्नमेंट क्या है, विश्व कैसा चलता है, राजनीति क्या है, समाज क्या है। इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सभी के बारे में वो लोग पूरा हमको ट्रेनिंग करते थे, बताते थे कि अपन को कैसे अपने पैर पे भी खड़े होना है ना। और एक लड़की के नाते हम सेटल हो गए। फिर उसके बाद मैंने रतलाम भी गई, रावटी ब्लॉक में। मेरे राजा जी ने कहा कि तुम क्षेत्र को बढ़ाना है तो एक लीडरशिप का बात है ना, तो वो दिख जाता है ना कि 10 लड़कियां हैं, उनमें से कौन है जो ज़्यादा एक्टिव है वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम कुछ लड़कियां थी जो बहुत एक्टिव थी, तो उन लोगों को वो लोग आगे आगे करते थे कि ट्रेनिंग में भेजना है तो इनको भेजना है, कहीं जाना है तो इनको भेजना है, कलेक्टर से बात करना है तो इनको भेजना है, ऐसा सब सचिवालय में सचिव से, मुख्य सचिव से बात करना है तो कौन जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे सब करके हमको बहुत अच्छा लगता था। हमको लगता था कि इतना एक्सपोजर हमको तो कभी नहीं मिला। बीए तो मैंने इग्नू से कर लिया तो वो तो करस्पॉन्डेंट था, तो वो ठीक है, बच्चे को बड़े करते करते मैंने वो कर ली। फिर रेगुलर क्लास भी करा, तब भी मेरा बच्चा छोटा ही था, तो मैं बच्चे को ही लेके कॉलेज जाती थी, है ना। उसको ऐसे ग्राउंड में छोड़ देती थी, किसी चपरासी को बता दी देखना मैं क्लास में हूँ करके, और ऐसे करके वो मैंने MSW भी करा। फिर MSW करने के बाद मेरा मन हुआ कि हमको PhD भी करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई का सबसे हाईएस्ट पोजीशन है और हमको पाना चाहिए, पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, रोकना नहीं चाहिए, ऐसा करके। तो फिर हमने MPhil कर ली। फिर MPhil करने के बाद हमने कहा कि नहीं, हमको तो PhD भी करना है। और कहाँ करना है, तो हमने तय किया कि ऐसे जगह करना है जहाँ हमको हमारी अस्मिता को हम समझ सकें। हम हर कोई के कॉलेज में हमको नहीं करना है, ऐसा करके हमने तय किया। और हमने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो महू में है,
हमने उसमें एडमिशन लिया। उसमें हमने पूरे पीएचडी के जितनी भी प्रोसेस होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके जो कोर्स वर्क होता है, वो सब भी हमने किया। लेकिन अंततः उन्होंने हमको पीएचडी नहीं दी। नहीं इसलिए दी कि उनने कहा कि उनके पास प्रोफेसर्स नहीं हैं। तो प्रोफेसर ढूंढना हमारा काम नहीं था। वो हमको कहते थे कि प्रोफेसर तुम बताओ तो हम तुम्हारी पीएचडी करवा दें। तो हम किसको ढूंढे? सोशल फील्ड में 2 ही 3 मतलब ये हैं, गाइड हैं, और वो फ्री नहीं है, है ना, वो अलग अलग अपने उसमें हैं। तो फिर वो संभव नहीं था। हम कैसे ढूंढें? ये तो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोचते हुए हमने उसमें हमने ऐसा नहीं किया, और प्रोफेसर थे भी नहीं। इनने क्या करा, हमको उठा के सबको बदली कर दिया। कहाँ कर दिया? भोपाल जाओ, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, वो कराएगा। उनके पास तो सोशल वर्क के गाइड ही नहीं है। वो बोले सोशलॉजी में देंगे। और खैर मैं तो गई नहीं। मैंने कहा मैंने तो इसको बेस्ट के हिसाब से चुना था, और वहीं के लोगो मुझे चाहिए था, बाबा साहेब आम्बेडकर के ही। और वो अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे दूसरा का लोगो नहीं चाहिए, दूसरे के नाम मुझे नहीं चाहिए। मेरे तो नाम से भी मतलब था ना। मैं बोली भी उनको कि मैं आम्बेडकर में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आम्बेडकर के नाम भी चाहती हूँ, है ना, मेरे कवच है वो। इस तरह से ऐसा मैंने उनको कहा, मेरी सुरक्षा कवच है। तो सब काम एक साथ चल रहा था। तो ऐसे 3 दिशा में मैं घूमती थी। पहले यूनिवर्सिटी जाती, फिर खेत आती, फिर खेत से इंदौर जाती, और फिर इंदौर से फिर यूनिवर्सिटी जाती। ऐसा मेरे स्कूटी में मैं इतना रात दिन मेहनत किया, पर वो पीएचडी हुई नहीं। तो उसके लिए भी मुझे बहुत अखर है, मतलब बहुत अखर गया मेरे को। इतना समय मैंने दिया, इतना मतलब कुछ सोचा नहीं। मैं दिन डूबते भी मैं यहाँ से स्कूटी में निकल के इंदौर जाती, फिर महू जाती, मतलब काम करना होता था। और हमने जिस पे अपने को थीसिस लिखनी थी उसका पूरा हमने काम किया। बस्तियों में हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टरों को हायर किया, लैब को हायर किया, थोक मार्केट से दवाइयाँ, मेडिसिन, एलोपैथिक खरीदी, नर्सों को हायर किया, है ना। और इस सब के लिए हमने, अपने पास तो पैसे थे नहीं, तो हमने हमारे जो भी जान पहचान है, दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं भी है, लेकिन अगर उसको ये काम अच्छा लगा तो उसने थोड़ा सा मदद किया। ऐसे करके हमने इसका काम का प्रचार किया कि हम ये काम कर रहे हैं, और अगर प्लीज़ आपको मदद करने की इच्छा हो तो आप हमको कर सकते। तो ऐसे करके हमको लोगों ने मदद किया, और हमने काफ़ी सारा कैंप इंदौर के स्लम में ऑर्गेनाइज़ किया। और हमने इंदौर के बाहर भी किया। कलकत्ता में भी मैंने काली घाट में किया। जो वेश्याएँ होती हैं ना, वेश्या औरतें, उनके बीच मैंने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कैंप किया। और राजस्थान में चित्तौड़ में वहाँ एक प्रयास नाम का संस्था है, उनके इलाके में भी मैंने ये काम किया। और फिर इसी एरिया में भी यहाँ भी एक कैंप किया। इधर गांव के पास के गांव 3 किलोमीटर दूर, वहाँ भी एक कैंप किया। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कि स्लम की क्या स्थिति है औरतों की स्वास्थ्य की, और गांव की औरतों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो इसलिए ये सब काम किया, और इसी का डाटा को हम पीएचडी में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। ये अगर होता तो ये अपने आप में एक बेहद अनोखा टाइप एक थीसिस होती आम्बेडकर विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन उनको ये नहीं सब समझ में आया। कभी उसने पूछा नहीं कि तुम कौन हो, कि क्या करते, कभी अपनी पर्सनल लाइफ पे वो गए नहीं, है ना। वो एज ए स्टूडेंट डील किया, तो एज ए स्टूडेंट हम बाहर हो गए। अगर ऐसा भी होता कि सब इंटरव्यू करो बच्चों के, कोई खास भी होगा इसमें, उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाने का यूनिवर्सिटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। कचरों को भले ना बढ़ाएं, कचरा तो कोई होता नहीं है, वो परिस्थिति उसको ऐसा करा देता है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ काम करना चाहता है। अब चूंकि वो सोशल साइंस यूनिवर्सिटी है, और चूंकि सोशल साइंस के सारे ये काम हो रहे हैं पुअर विमेन के साथ में, तो ये उनको उस तरह से भी एक देखना था, पर वो उन लोगों ने वैसा कुछ नहीं देखा। और उसके खिलाफ भी हमने काफ़ी लड़े। जब हम लोगों को ट्रांसफ़र किया, जब हम लोगों को कहा कि हम पीएचडी नहीं दे सकते, तब हमने काफ़ी वहाँ पर धरना आंदोलन किया, भूख हड़ताल तक किया, है ना। लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला, सब 0 बटे सन्नाटा हो गया। तो चलो हमने कहा ये भी एक अनुभव है,
हमको जानने को तो मिला कि गवर्नमेंट, हमने तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का तो भरोसा ही नहीं कि कभी भी दिवालिया हो जाए, है ना। तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था कि एटलीस्ट ये ऐसा नहीं करेगा, है ना। और वहाँ भी ऐसा हुआ। तो मतलब ये बात क्या जताती है? बात यही जताती है कि आपको एजुकेशन का कोई राइट्स नहीं है। राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, हायर एजुकेशन की भी। तो हम तो पढ़ ही नहीं पाए। हम जिस डिग्री के लिए जाना चाहते थे, जो बेस्ट, मतलब कहना चाहिए कि आप एजुकेशन के एक टॉप में जाना चाहते थे, हमको जाने नहीं दिया गया। पीएचडी की डिग्री नहीं होने से भी हम काम चला सकते हैं। तब हमने देखा कि जिन औरतों के लिए हम कैंप कर रहे हैं, डॉक्टर ला रहा है, दवाई ला रहा है, नर्स ला रहा है, ड्रिप लगा रहा है, उसको ड्रिप नहीं, आयरन सुक्रोस लगा रहा है क्योंकि वो एनीमिक है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार इससे क्या होगा। हमने थोड़े समय करके हमने समझा कि सिर्फ मेडिसिन से इनकी तबीयत नहीं ठीक हो सकती है, इनका खाना ठीक रहना चाहिए। तो हम खाना में देखा इनका न्यूट्रिशन लेवल तो बहुत पुअर है ना। वो दाल तो इतने चरखा खाते हैं कि उसकी जितनी क्वांटिटी 50 ग्राम मिलनी चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाता, पल्सेस जो है ना। और वही रोटी और दाल खा रहे हैं। और वो जो रोटी और दाल और ये जो सब्जियां बाज़ार में जो आ रही है वो तो आप जानते ही हैं कि ये सब केमिकल और यूरिया और ये सब से पकाए जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। तो हमने सोचा कि ये दवाई मेडिसिन जो एलोपैथिक है वो भी ज़्यादा लेना तो अच्छा नहीं है। और एक ही बार में औरतों की हालत जो है सुधर नहीं रही थी। हम एक महीने में एक ही कैंप कर रहे थे एक बस्ती में। और यहाँ तो सवाल ही नहीं, यहाँ जो उदयनगर में जो अस्पताल है उसमें बहुत कम सुविधाएं हैं ना। एक डिलीवरी का प्रोसेस थोड़ा बहुत ठीक से हो पाता है अभी आज की तारीख में, पहले तो इतना भी नहीं था। तो लेकिन और बाकी सुविधाएं नहीं हैं कि अगर हम खाना ही ठीक से नहीं खाएंगे तो हम तो बीमार होते रहेंगे ना। हम अगर किसी चीज़ का प्रिकॉशंस नहीं वापरेंगे तो भी हम बीमार होंगे। तो वो एक अवेयरनेस के हिसाब से भी था। और दूसरा खाना, तो अगर आप कहते हो कि ये जो खाना आपके सामने आ रहा है वो तो इतना शुद्ध नहीं है, तो आपको तो करके दिखाना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा फिर शुद्ध क्या है। भाई आप कहने से तो नहीं काम चलेगा कि ये शुद्ध नहीं है। और इतने सारे किसान को आप नहीं कह सकते कि तुम शुद्ध बनाओ, वो काहे के लिए शुद्ध बनाए। उसको तो भाई उसकी खेती में जो वो कर सकता है, जो सब साथी करते हैं उनके गांव के लोग, वैसे वो देखा सीखी सब करते रहते हैं, है ना। तो फिर हमको एक आ गया मेरे सामने बात कि मेरे को तो दिखाना पड़ेगा कि शुद्ध खाना, शुद्ध खेती और शुद्ध ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है। अब फिर उसमें भी हमने सोचा कि ऑर्गेनिक में भी क्या गेहूं को ही हम ऑर्गेनिक करेंगे या मक्का को ही हम ऑर्गेनिक करेंगे। यही तो कुछ बीजें बची है ना जो हाइब्रिड में चली गई है। और ऑर्गेनिक में जो बहुत सारी बीज थी इंडिजीनियस, वो तो ख़त्म सा है लगभग। ऐसे इलाकों में वो बीज मौजूद है जहाँ पे रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मजबूरी से बचा हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं, चाहे मजबूरी से कहें कैसे भी, परंतु उस इलाके में वो इंडिजीनियस बीज जो है बचा हुआ है। तो जैसे कि अब मैंने बताया कि वो धार और अलीराजपुर साइड में राहुल ने भी काम किया था, तो वो भी मैं उधर घूमी थी। तो मैंने देखी थी कि जहाँ सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं है, स्कूल, अस्पताल कुछ नहीं है, उस जगह पे अभी भी जो इंडिजीनियस बीज है वो बचा हुआ है। इंडिजीनियस बीज में है ज्वार, बाजरा, है ना, रागी, कोदो, कुटकी, बट्टी, राला, भादी, ये जो लिटिल मिलेट्स जिसको कहते हैं, है ना, मोटा अनाज और ये छोटा अनाज, ये सब बचे हुए हैं। वो उनका खाना ही वही है, क्योंकि गेहूँ बोएंगे तो पिसाएंगे किसमें, और घट्टी में पीसना मुश्किल है। तो ज्वार बोना जरूरी है क्योंकि वो घट्टी में आसानी से पीसाता है। मशीन तो है नहीं तो वो निकालें किस में, तो इसलिए वो लोग भादी, बट्टी, राला जो मतलब अपने हाथ से निकल सकता है, ऐसी फसल वो लोग बोते हैं और ऐसी फसल वो खाते हैं। ठीक है, बीमार हो जाते हैं तो उनकी मुश्किलात तो बहुत बढ़ जाती है। वो खाट में उसको डाल के 4 लोग उसके कंधे में करके अस्पताल तक पहुंचाते, तब तक तो मौत ही हो जाती है। ऐसे बहुत सारी मौत भी डिलीवरी में हो जाती है। तो वो सब था। तो मैंने कहा कि अगर हमको खेती ही करनी है, न्यूट्रिशन को हमको ठीक से आकलन करना है, हम चाहते हैं कि औरतों के हाथ में अच्छा खाना आए, नियंत्रण, जैसे कि पहले की बात है ना कि पहले पूरी जो खेती है वो औरतों के हाथ में थी, है ना।
क्योंकि आप अगर थोड़े और पीछे जाएं 2-2.5 लाख वर्ष पूर्व की जब सेटलमेंट की बात आई थी, 25,000 साल पूर्व जब सेटलमेंट की प्रक्रिया आई थी तो खेती से आई थी, है ना। तो वो खेती के बीज कहाँ से आया था ये तो जानने की ज़रूरत है ना। तो वो बीज तब आई थी जब मनुष्य जो है 2 पैर में खड़ा होकर के शिकार करना शुरू किया था, है ना। तो उस युग में एक जगह रहने की तो प्रक्रिया थी नहीं, शिकार करो जानवर का और खाओ, तो खाना को रख भी नहीं सकते थे। और चूंकि उस समय ऐसा था कि मनुष्य के जो जितनी बड़ी टीम होगी वही उसकी पूंजी थी, पैसा कौड़ी कुछ मशीन हथियार तो कुछ था नहीं, तो जितनी संख्या होगी उतनी उसकी ताकत होगी। तो बच्चे को इसलिए वो लोग को बचाना बहुत ज़रूरी होता था। वो टीम का ही, ग्रुप का ही बच्चा होता था, समूह का ही बच्चा होता था। वहाँ ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि कौन सा बच्चा किसका है, ये तो बाद में आई है जब एग्रीकल्चर आया है और मेरिज की जो संस्था इस्टेब्लिश हुई है उसके बाद ये सब आया है ना। वो जो सेटलमेंट के बाद ये सब चीज़ें आई हैं, जैसे पशुओं को इन लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री जिसको कहते हैं, पशुओं को नियंत्रण में किया ताकि खेत में काम में लगा सकें। और फिर जैसे जैसे उनकी खेत में एक्सेस होने लगी फिर उस संपत्ति का मालिक कौन होगा वो डिसाइड हुआ। तो संपत्ति का मालिक कौन होगा उसके पहले ये डिसाइड हुआ कि उसकी पत्नी कौन होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ जाके किसी का बच्चा करके आप प्रॉपर्टी का मालिक बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो मैरिज की संस्थाएं, प्रॉपर्टी का मालिक, है ना, ये सब उस 25,000 साल पहले की जो कृषि के सेटलमेंट की प्रक्रिया आई वो उस दौर की बात है। तो वो उसके पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि ये बीज सेलेक्ट कौन किया था। आज तो हमको पता नहीं है, बहुतों को नहीं पता है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या जो लोग इस सेक्टर को पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, या जो लोग बहुत रिसर्च करते हैं वो लोग जानते हैं। स्कूलों में तो ये सब बताया नहीं जाता। स्कूलों में तो ये बताया जाता है कि भाई तुम पढ़ाई करो, रट रटा के 90% लाओ और नौकरी मांगो, है ना, यही बात है ना, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाओ, तुमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ऐसा सब। तो ये जो कुछ कुछ अनोखे लोग हैं ना, बहुत दुनिया में जो महिलावादी औरतें रही है और देश में भी रही है, ये सब ने काफ़ी रिसर्च करा के ये सब चीज़ों को लाया है। तो उस ज़माने में जब ये 2 पैर से खड़े हुए थे और 2 हाथ फ्री हुआ था, और अंगूठे का जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय आया था, वो औजार को ठीक से पकड़ पाए। जब अंगूठा सामने ऐसे आया तो वो ठीक से मुट्ठी ऐसे औजार को ठीक से पकड़ पाए। तो उन्होंने देखा कि अब जो सीधे खड़े होने की जो एक बात आई, उसमें हमारा जो ये पैल्विक है वो सीधा हो गया। पहले तो वो ऐसा था, आज भी आप देखते हैं कि जानवरों की डिलीवरी में कोई मुश्किलात नहीं होती है, तो वैसे मनुष्य का भी पहले था। लेकिन जब वो सीधे खड़े हो गए 2 पैर से और चलने लगे, तब ये महिलाओं को ये दिक्कत आने लगी, पैल्विक सीधा हो गया और डिलीवरी की प्रोसेस जो है कठिन हो गई। तो डिलीवरी की प्रोसेस कठिन हो गई, बहुत कुछ, और बच्चे को बचाना उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि समूह ही एक पूंजी होती थी। तो उन लोगों को प्रेगनेंसी के समय एक जगह, घर बार तो कुछ होता नहीं था, एक जगह कहीं रहने का अवसर मिलता था डिलीवरी तक, और उस बच्चे को थोड़ी देख रेख के लिए थोड़े बड़े होने तक। अब जब ये पैल्विक हमारा जो सिकुड़ गया तो बच्चे का जन्म मुश्किल हो गया, और बच्चे का जन्म मुश्किल हो गया तो उसका जो ये सिर है ना, वो प्रकृति के हिसाब से डेवलप हुआ, वो छोटा ही हुआ, तब जाके डिलीवरी हो सकती है। फिर डिलीवरी के 6 महीने के अंदर में, आज भी अपन कहते हैं ना कि 6 महीना में उसका पूरा ब्रेन जो है फुल विकसित होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो उसको वो 6 महीने भी, साल भर भी उसको देना था कि ताकि बच्चे ठीक से विकसित हो। और वो हेल्पलेस होते थे ना, आज भी हेल्पलेस होते हैं मनुष्य के बच्चा जानवर के बच्चा की तुलना में। जानवर का बच्चा तो आधा 1 घंटा में चलने लगता है ना, दूध पीने लगता है, और हमारे बच्चों को तो हमको कई साल, मतलब अगर ऐसा देखें बड़े घर के बच्चे तो वो तो 20 साल तक बच्चे को पकड़ के ही बैठे रहते हैं ना, कब तक नौकरी लगेगी, उसका शादी करेंगे, तब उसको सेटल करेंगे, फिर उसके बच्चे को रखवाली में लग जाते हैं माँ बाप, ऐसे सब चलते रहता है। तो उस जमाने में बच्चा ही पूंजी था, तो बच्चे को बचाना जरूरी था। तो महिलाएं एक जगह रहने लगी। जब एक जगह रहने लगी तो वो खाली समय में, बच्चे का देखभाल के बाद जो समय बचता था, वो ये चाराओं को, बीजों को इकट्ठा करने लगी। ये सब चारा के ही बीज है, जिसको आज हम अनाज कहते हैं, जिसको आज हम कहते हैं कि ये हमारा प्रॉस्पेरिटी के मूल है, वो चारा का ही बीज था बेसिकली। तो उन चारा के बीज को उन लोगों ने छांटा, एक्सपेरिमेंट किया, और जब एग्रीकल्चर के सेटलमेंट की प्रक्रिया जब शुरू हुई तब उसी बीज को प्रयोग किया गया, है ना। तो ये जो अनाज के जो जन्मदाता है एक तरह से, वो औरत है।
तो ये मेरे को सब जान के मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे को लगता था कि आज की जो खेती है, आज की केमिकल फार्मिंग जो है, जो कहते हैं ना बिजनेस केस क्रॉप, लोग तो ऐसे कहते हैं ना केस क्रॉप, अभी भूख का क्रॉप नहीं है, पेट का क्रॉप नहीं है, वो केस क्रॉप है। तो मेरे को लगता था कि वो जो दौर था जिसमें पूरा अनाज उनके नियंत्रण में था, बीज कैसे रखना, कौन से जगह में कौन सा बीज बोना, कितनी बारिश हो रही है उस हिसाब से कौन सा पकेगा, कौन से बीज को कितना सुखाना है, कब देखना है उसको, बीच में उसको रख रखाव का तरीका कैसा, ये सब औरतों के हाथ में था। क्या खाना है वो भी उनके हाथ में था। मेल जो है उस समय ऐसा नहीं डिसाइड करता था कि आज क्या खाना है ना, और आज भी भले डिसाइड नहीं करता है, लेकिन वो जो आज की खेती है उसका नियंत्रण आज आदमियों के पास है। इनके पास नहीं रह गया, औरतों के पास में। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वो जो कला जानती थी, वो जो हुनर उसके पास था, उसको तो ये जो केस क्राफ्ट है उसने छीन लिया। क्योंकि बीज भी बाजार से लाना है, दवाई भी बाजार से लाना है, खाद भी बाजार से लाना है, तो औरतों के पास में क्या रहा? उसको तो कुछ कहने का रहा ही नहीं। वो सिर्फ यहाँ मजदूर की तरह काम करती। उसका अपना एक तो पहले से ही उसके प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं है, और अगर संविधान के लेवल पे है भी तो आज भी किसी समाज में ये चलन में नहीं है कि बेटी को बराबरी का हक दे दो। आए तो उसको खाना खिला दो, एक आध साड़ी दे दो, कुछ मांगे, कुछ विपत्ति हो तो उसमें साथ दे दो, यही उसका हिस्सेदारी है। बाकी बराबरी की हिस्सेदारी तो है ही नहीं, है ना। आज भी समाज वही है। तो मैं चाहती थी कि, मैं सोचती थी कि ये जो एक नियंत्रण उसके हाथ में था, खाना का, बोना क्या है, खाना क्या है, कौन सा चीज़ कैसा है, एक जो वो एक्सपर्टीज़ थी, वो एक्सपर्टीज़ अब नहीं है। तो अभी क्या है, पहले भी होते होंगे एनीमिक, लेकिन आज भी एनीमिक है वो। पहले भी एनीमिक होते होंगे दूसरे कारणों से, और आज एनीमिक है खाना के गलत जहर मुक्त खाने से, है ना। क्योंकि जो खाना वो ले रहा है, जो पोषण वो ले रहा है, वो इतना पौष्टिक नहीं है, वो पोचा है बिल्कुल, है ना। जैसे अभी कुछ समय पहले कोई बात कर रहा था वो स्वीट कॉर्न की, तो स्वीट कॉर्न तो बिल्कुल पोची है, अनाज नहीं है वो। आप अपने मुंह के टेस्ट के लिए खा सकते हैं, अगर ज़्यादा खाएंगे तो पेट भी दुखेगा। और जो अनाज है जिससे अपना पेट भरेगा, जिससे अपने को पोषण मिलेगा, उसको आप कितना भी खा लें, मतलब वो आपको उतना दुख नहीं देगा जो आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया चीज़ है। तो औरतों के हाथ में तो कुछ नहीं है, ना उसको हिस्सेदारी दे रहे, ना उसके देखरेख कर रहे, ना उसको कुछ भी दे, प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं दे रहे। तो कुल मिला के बात ये है कि वो हेल्पलेस से और ज़्यादा हेल्पलेस हो गई, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं। अभी जैसे जो अनाज पकता है ना, अभी जैसे गेहूँ निकलेगा मशीन से निकलेगा, और पूरा पैकिंग होके ट्रैक्टर में भरा के मंडी में पहुँच जाएगा, और पैसा कहाँ आएगा? उसके पति के बैंक में, है ना। तो वो किस काम की है बेचारी? वो तो मेहनत करने पुरता ही है। आपको पूरे साल वो मेहनत ही करती रहती है, और बाद में पता चला कि वो बीमार है तो बेचारी बिस्तर में है, और उसका देखभाल ठीक से नहीं हो रहा है, अस्पताल पास में नहीं है। वो जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक कोई परिवार उसको ज़्यादा से देख नहीं पाता है। मिडिल क्लास की बात छोड़ दें, अपर मिडिल क्लास की बात भी छोड़ दें, लेकिन जो किसान समाज है, जो अभी उतना प्रॉस्पेरिटी में आगे नहीं आ पाया है, वो तो एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे ना, अपने स्वास्थ्य को नहीं ठीक कर पा रहा है, अपने न्यूट्रिशन को नहीं ठीक से कर पा रहा है, अपने पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहा है, अपने क्या मतलब ये स्थिति है। तो ये स्थिति में अपना फिर बात आ गया कि अपन को कुछ थोड़ा सा करके इनको दिखाना चाहिए। दिखाना इन द सेंस कि वो पहले उनके हाथ में ही था, वो उसको महसूस हो, उसको एहसास हो कि ये चीज़ तो हम पहले करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो मेरे को लगता था कि वो जो दौर था जिसमें पूरा अनाज उनके नियंत्रण में था, बीज कैसे रखना, कौन से जगह में कौन सा बीज बोना, कितनी बारिश हो रही है उस हिसाब से कौन सा पकेगा, कौन से बीज को कितना सुखाना है, कब देखना है उसको, बीच में उसको रख रखाव का तरीका कैसा, ये सब औरतों के हाथ में था। क्या खाना है वो भी उनके हाथ में था। मेल जो है उस समय ऐसा नहीं डिसाइड करता था कि आज क्या खाना है ना, और आज भी भले डिसाइड नहीं करता है, लेकिन वो जो आज की खेती है उसका नियंत्रण आज आदमियों के पास है। इनके पास नहीं रह गया, औरतों के पास में। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि वो जो कला जानती थी, वो जो हुनर उसके पास था, उसको तो ये जो केस क्राफ्ट है उसने छीन लिया। क्योंकि बीज भी बाजार से लाना है, दवाई भी बाजार से लाना है, खाद भी बाजार से लाना है, तो औरतों के पास में क्या रहा? उसको तो कुछ कहने का रहा ही नहीं।
वो सिर्फ यहाँ मजदूर की तरह काम करती है। उसका अपना एक तो पहले से ही उसके प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं है, और अगर संविधान के लेवल पे है भी तो आज भी किसी समाज में ये चलन में नहीं है कि बेटी को बराबरी का हक दे दो। आए तो उसको खाना खिला दो, एक आध साड़ी दे दो, कुछ मांगे, कुछ विपत्ति हो तो उसमें साथ दे दो, यही उसका हिस्सेदारी है। बाकी बराबरी की हिस्सेदारी तो है नहीं, है ना। आज भी समाज वही है। तो मैं चाहती थी कि, मैं सोचती थी कि ये जो एक नियंत्रण उसके हाथ में था, खाना का, बोना क्या है, खाना क्या है, कौन सा चीज़ कैसा है, एक जो वो एक्सपर्टीज़ थी, वो एक्सपर्टीज़ अब नहीं है। तो अभी क्या है, पहले भी होते होंगे एनीमिक, लेकिन आज भी एनीमिक है वो। पहले भी एनीमिक होते होंगे दूसरे कारणों से, और आज एनीमिक है खाना के गलत जहर मुक्त खाने से, है ना। क्योंकि जो खाना वो ले रहा है, जो पोषण वो ले रहा है, वो इतना पौष्टिक नहीं है, वो पोचा है बिल्कुल, है ना। जैसे अभी कुछ समय पहले कोई बात कर रहा था वो स्वीट कॉर्न की, तो स्वीट कॉर्न तो बिल्कुल पोची अनाज नहीं है वो। आप अपने मुंह के टेस्ट के लिए खा सकते हैं, अगर ज़्यादा खाएंगे तो पेट भी दुखेगा। और जो अनाज है जिससे अपना पेट भरेगा, जिससे अपने को पोषण मिलेगा, उसको आप कितना भी खा लें, मतलब वो आपको उतना दुख नहीं देगा। जो आर्टिफिशियल ढंग से बनाया गया चीज़ है वो दुख देगा जितना। तो औरतों के हाथ में तो कुछ नहीं है, ना उसको हिस्सेदारी दे रहे, ना उसके देखरेख कर रहे, ना उसको कुछ भी दे, प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं दे रहे। तो कुल मिला के बात ये है कि वो हेल्पलेस से और ज़्यादा हेल्पलेस हो गई, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं। अभी जैसे जो अनाज पकता है ना, अभी जैसे गेहूँ निकलेगा मशीन से निकलेगा, और पूरा पैकिंग होके ट्रैक्टर में भरा के मंडी में पहुंच जाएगा, और पैसा कहाँ आएगा, उसके पति के बैंक में, है ना। तो वो किस काम की है बेचारी, वो तो मेहनत करने पूरता ही है। आपको पूरे साल वो मेहनत ही करती रहती है, और बाद में पता चला कि वो बीमार है तो बेचारी बिस्तर में है, और उसका देखभाल ठीक से नहीं हो रहा है, अस्पताल पास में नहीं है। वो जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक कोई परिवार उसको ज़्यादा से देख नहीं पाता है। मिडिल क्लास की बात छोड़ दें, अपर मिडिल क्लास की बात भी छोड़ दें, लेकिन जो किसान समाज है, जो अभी उतना प्रॉस्पेरिटी में आगे नहीं आ पाया है, वो तो एजुकेशन ही नहीं दे पा रहा है ना, अपने स्वास्थ्य को नहीं ठीक कर पा रहा है, अपने न्यूट्रिशन को नहीं ठीक से कर पा रहा है, अपने पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहा है, अपने क्या मतलब ये स्थिति है। तो ये स्थिति में अपना फिर बात आ गया कि अपन को कुछ थोड़ा सा करके इनको दिखाना चाहिए। दिखाना इन द सेंस कि वो पहले उनके हाथ में ही था, वो उसको महसूस हो, उसको एहसास हो कि ये चीज़ तो हम पहले करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, कारण तो वो साफ दिखाई दे रहा है, बाजार से खाद ला रहा है, बाजार से सब, और पानी का दोहन, है ना। आप जितने ज़्यादा फसल को, जितने जिसको कहते हैं ना उत्पादन करना चाहेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो आपको ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोटेक्शन भी तो देना है, ज़्यादा मात्रा में पानी देना है, ज़्यादा मात्रा में खाद देना है, ज़्यादा मात्रा में सब कुछ देना है। अगर बीमारी लग गया तो दवाई भी डालना है ना। तो वो एक कैलकुलेशन, एक अलग कैलकुलेशन है। कुल मिला के कुछ मिलता नहीं है, बराबर हो जाता है, जितना लगाया जितना पका वो बराबर ही होता है। लेकिन पहले के खाना में एक पौष्टिकता थी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं थी। लोग सिर्फ तुअर को रात भर हंडी में उबाल देते थे, और नमक भी डाल देते थे, और सुबह उसको एक एक कटोरी सब बच्चे को दे देते थे। वो कितना ज़ोरदार खाना था, है ना। मक्का को भी बारिश के समय, क्योंकि मक्का पीसने में थोड़ा कठिन होता था घट्टी में, तो इसलिए मक्का को कच्चे में ही, जैसे हम भुट्टा सेक के खाते हैं ना, वैसे ही सेक के रख देते थे। और इन दिनों में गर्मी में जब कुछ खाना नहीं है, तब उसको रात भर उबालने के लिए रख दिया, उसमें नमक भी डाल दी, और सुबह दे दो एक एक मक्का सबको। वो इतना न्यूट्रिशन वाला है कि पूछो मत। तो ऐसे खाना था, और आज भी वो ज्वार पीस के खाते हैं, भादी बट्टी राला कूट के खाते हैं, तो वो तो है। लेकिन अब वही खाना उनके लिए क्या हो गया, गरीबी का परिचायक हो गया। तुम गरीब हो इसलिए ऐसे करते हो। तो भाई वो गरीब कहो कि उसकी मजबूरी कहो कि उसकी अच्छाई कहो, वो तो पूरे परिस्थिति में फंसा हुआ है ना। उसके यहाँ तो कोई साधन पहुँचा ही नहीं, मशीन नहीं पहुँची, पानी नहीं पहुँचा, स्कूल नहीं पहुँचा, कुछ नहीं पहुँचा, तो करेगा क्या। वो जैसे वैसे अपने आप को जिंदा रख पा रहा है। तो मेरा मन में था कि वो जो पहले के जो एक अच्छा खाना है, अपने बाप दादा जो करते खाते आए, वही खाना को वापस हम ला सकते हैं क्या, ताकि हम न्यूट्रिशन को ठीक से समझ सकें कि हाँ ये ठीक खाना है। करके हमने सारे इंडिजीनियस बीज को ढूंढा, हाँ, और यहाँ इस खेत में पिछले 5 साल से प्रयोग चल रहा है। और कुछ लोग देखते भी हैं, देखने भी आते हैं, कुछ लोग बात करने भी आते हैं, इसको एंजॉय करने भी कुछ लोग आते हैं, शहर के लोग। लेकिन कुल मिला के बात है कि ये जो प्रयोग यहाँ पे चल रहा है, इसका फैलाव होना चाहिए, है ना। हम चाहते तो वही है कि इसका फैलाव हो, वो जहर वाला खाना को एक तरफ करके अपने पौष्टिक खाना को अपनाएं। और जो औरतों के पास हुनर है, उत्पादन का एक गुण होता है औरतों के पास,
उत्पादक का। और वो आप उसको, वो बच्चा पैदा करती है, उससे तो आप सीधे तौर से समझ सकते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ का उत्पादक है, वो महिला वैसा है। तो उसके उत्पादक के जो ये गुण हैं रख रखाव के, उसको वापस उनके हाथ में आए और हमारे इस प्रयोग को देख के उसको फीलिंग हो कि हाँ, हम पहले करते थे, मेरी दादी करती थी, मेरी माँ करती थी, आज हम सब छोड़ दिए हैं, लेकिन इसको हम वापस ला सकते हैं। ऐसा अगर उसको एहसास होता है और लगता है किसी दिन कि नहीं, हम थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो अपने लिए कर लें, ऐसा, तो ये एक बड़ी जीत हो जाएगी मेरे सोच का, है ना। तो इसलिए फिर इस बार हमने क्या किया, कोशिश तो हम हर साल करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हम बीज भी बेचते हैं और बीज भी बांटते हैं, है ना। कोई पैसे से ले जाता है, कोई ऐसे भी ले जाता है, पर हमारा सोच यही रहता है कि ये जो बीज है ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है और फुल ऑर्गेनिक, हमको इसको टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले शुरू में तो कराया था टेस्ट, लेकिन अब हम नहीं कराते हैं, क्योंकि अब 5 साल हो गया। अब कोई हमको कहे भी तो भी हम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमको सर्टिफाइड करके हमको मार्केटिंग नहीं करना है। हमको तो लोग अपनाएं इस पूरे चीज़ को, इस चलन को जो छूट गया है, औरतों के हाथों में जो कंट्रोल था वो चला गया है, वो कंट्रोल उनके वापस आए और एटलीस्ट वो अपना खाना अच्छे से खाए, क्या खाना है वही तय करे, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसलिए इस बार हमने कुछ किसानों को राजी भी किया कि ऑर्गेनिक तरीके से करो, और नहीं बिकेगा तो हम कोशिश करेंगे हमारे जान पहचान में हम बेचवाएंगे। कुछ लोग आज की तारीख में या कोरोना के कारण कहना चाहिए कि कुछ लोग ऑर्गेनिक भी खाना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों को इसको हम बेच देंगे, तुम चिंता मत करो करके हमने 2-1 किसान को मुश्किल से राजी किया है। और जो ये मेरे पड़ोसी वगैरह हैं, कुछ मेरे जान पहचान, बहुत सालों से मैं यहाँ हूँ ना, तो मेरे को बहुत लोग जानते भी हैं, तो कुछ लोग मेरे से बीज भी ले जाते हैं, करते भी हैं, लेकिन वो बड़े स्तर पर नहीं कर पाते, क्योंकि औरतों के हाथ में खेती का कंट्रोल नहीं है। तो अभी वो फोर्सफुली अपने आदमी को या अपने परिवार को कन्विंस नहीं करा पाती है कि ये चीज़ करनी है ना। तो यही एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कैसे एक जो परिवार है, एक जो छोटा किसान है, यहाँ तो सब मार्जिनल किसान है, 1-2 बीघा 3 बीघा का, तो उनको कैसे हम राजी करें और ऑर्गेनिक की तरफ कैसे बढ़ें और इंडिजीनियस बीज की तरफ कैसे बढ़ें, ताकि सबका न्यूट्रिशन लेवल बच्चे से लेकर बड़े तक का अच्छा हो। यही है मेरा सोच, और देखते हैं आगे क्या होता है।